अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोस्कोर। और आज का हमारा जो बायोस्कोर का जो टॉपिक है वो हार्डी वेम्बर्ग थ्योरम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जो न्यू सिलेबस था 2025 का, उसमें एमडी कैट में जो है ये सिलेबस जो है वो इंक्लूड किया गया हुआ है एमडी कैट के सिलेबस में। और अभी जो टेस्ट होना है 2025 में एमडी कैट का, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है। इसमें अक्सर जो है इसका कंसेप्ट जो है वो बच्चों को समझ नहीं आता। तो बायोस्कोर जो है वो कोशिश करेगा कि आप लोगों को बहुत इजी वे में हार्डी वेम्बर्ग थ्योरम को जो है वो समझा सके। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप किसी भी किस्म का इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। तो इसको बड़े गौर से सुनिएगा। इसमें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हार्डी वेम्बर्ग थ्योरम जो है वो अप्लाई कहाँ कहाँ पे होते हैं, और इसमें क्या जो है ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इसमें स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट जो इसका स्टेटमेंट देखें हार्डी वेनबर्ग का, तो हार्डी वेनबर्ग कहते हैं कि रेशियो ऑफ जीनोटाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स। फर्स्ट चीज जो है, अब इसको देखें कि इसने जीनोटाइप का कहा, सेकंड कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स रिमेन्स सेम, सेम रहता है या ये कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, एक जनरेशन से जब वो दूसरी जनरेशन में जो है जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो उनकी जीनोटाइप भी सेम रहती है, उनकी जीनोटाइप की रेशियो भी सेम रहती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी की रेशियो भी, जो एलीज की फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहती है। सो कब, जब एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसमिट हो, कैसे ट्रांसमिट हो, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो, तो तब जो है ये क्या होते हैं, ये सेम रहती है इनकी रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ जीनोटाइप एंड रेशियो ऑफ द एलील्स, ये क्या रहेंगे, ये सेम रहते हैं। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हमने ब्रेक किया और इसको हम आप समझते हैं। तो अब इसमें वो क्या कहता है कि इसमें देखें कि फॉर एग्जांपल पी यानी कि डोमिनेंट एंड क्यू विच आर द रिसेसिव, और ये इनका स्टेटमेंट क्या होगा, इसके स्टेटमेंट के मुताबिक कि ये हमेशा किसके बराबर होते हैं, ये वन के बराबर होते हैं। डोमिनेंट भी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है इसको पी को जो है वो कोई एक डोमिनेंट का ये कह दें, और यहाँ पे इसी एक की एलील रिसेसिव लिख दें, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये वन के इक्वल रहेगा। लेट्स एक्सप्लेन इट फर्दर कि पी स्क्वेयर अगर हो, यानी होमोजाइगस जो है वो, हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर ये होमोजाइगस हो, डोमिनेंट हो, या हेट्रोजाइगस जो है वो डोमिनेंट हो, यानी कि आर आर हो या आर आर हो, तो ये हो, या हम ये कहते हैं कि ये होमोजाइगस रिसेसिव हो, स्टिल इट विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको मजीद हम देखते हैं। इसमें जो है वो हम इसको, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पहले जो है वो बोर्ड को क्लियर करते हैं, फिर हम समझते हैं कि इनमें जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को कैसे जो है वो मेयर किया जाता है। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को मेयर करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दैट जीनोटाइप। एक खास जीनोटाइप आप लेते हैं, और उस जीनोटाइप में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे। लेट्स, ये हो गया जीनोटाइप की। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे मालूम करते हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी को। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए जो फार्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील्स, एलील्स की जितनी कॉपीज होंगी उनको टोटल नंबर ऑफ एलील्स एट दैट स्पेसिफिक लोकस इन द पॉपुलेशन मौजूद होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे। ये तो होगी फार्मूलाज की बात।
अब इन फार्मूलाज को फर्दर हम समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। लेट्स स्टार्ट कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हमने जो है वो स्टेटमेंट क्या कही कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक जो है वो क्या लेते हैं, कोई एक पॉपुलेशन लेते हैं, हम एक स्पेसिफिक रीजन लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या होगा, ये होगा एक स्पेसिफिक रीजन, और स्पेसिफिक रीजन में इसकी अपनी क्या होगी, यहाँ पे इसमें पॉपुलेशन होगी। और इस पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल हमने ये रीजन लिया और इसमें हमने क्या ग्रो करवा दिए, इसमें हमने पी प्लांट्स जो है वो ग्रो करवाए। हम इसमें पी प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। कितने पी प्लांट्स ग्रो करवाते हैं, 1000। ठीक है, उनको ग्रो करवाते हैं। जब हमने ग्रो करवाए तो हमने देखा तो हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो पॉपुलेशन को जो है हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट जो स्पीशीज थे वो आए 400, और जो हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे वो हमारे पास आए 300। इसी तरह हमारे पास जो रिसेसिव होमोजाइगस थे वो कितने आए, वो भी हमारे पास 300 आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट जो है वो हम इनमें जीनोटाइप देखते हैं कि हमारे पास इनमें जीनोटाइप जो है वो इनकी क्या है, इनकी जीनोटाइप क्या है। तो इनकी जीनोटाइप अब जब हमने देखा तो हमारी जीनोटाइप मिली, एक हमें होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट, दूसरी हमें मिली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और तीसरी हमें मिली होमोजाइगस रिसेसिव। पॉपुलेशन इनकी क्या थी, अब इनकी पॉपुलेशन भी हम लिखते हैं कि ये हमें मिले 400, ये हमें मिले 300 आउट ऑफ 1000, ये भी हमें कितने मिले 300 आउट ऑफ 1000। लेट्स सपोज, तो हम एज पर फार्मूला हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर जो है हमारे पास जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होगी उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दैट जीनोटाइप, तो ये जीनोटाइप है, इसके इंडिविजुअल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट के मालूम करते हैं, तो इसमें ये 400 है। फिर हमने कहा था इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या थे, वी नो वो कितने थे, 1000। इसको हमने डिवाइड किया, इसी तरह इसको भी हम 300 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, बिकॉज 300 जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दैट जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह इसको भी हम 300 को डिवाइड करेंगे विद 1000। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आया, 0.4 आंसर आया। यहाँ पे आंसर क्या आया, 0.3। यहाँ पे आंसर क्या आया, 0.3। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आए। क्लियर, तो ये इनकी क्या बनी, रेशियो बनी। 0.4 रेशियो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 0.3 रेशियो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और 0.3 रेशियो जो है वो किसकी है, वो होमोजाइगस रिसेसिव की है। और जब हमने इन सब को जमा किया, यानी कि 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3, जब हमने इनको जमा किया तो ये इक्वल आया किसके, 1 के। तो वो जो स्टेटमेंट हमने कही थी कि जो है यहाँ पे ये एक आर है, तो एक आर जो है ये किस, एक आर को जो है डोमिनेंट है, इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। इस आर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। यहाँ पे भी डोमिनेंट आर को पी से, रिसेसिव आर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। यहाँ पे ये क्या होगा, क्यू, यहाँ पे ये क्या होगा, क्यू। क्लियर, अब अगर ये दो पीस हैं तो हम इनको जो है वो लिखते हैं पी स्क्वेयर। यहाँ पे ये पी क्यू आर है, एंड वी नो कि आर जो है वो हमेशा, पिछले पहले भी हमने कहा
कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दो तरह से होते हैं, एक जो है आर आर होता है और दूसरा आर आर होता है। तो इस तरह की जो है हमें पॉपुलेशन मिलती है। तो इन दोनों के कलेक्टिव जो है वो क्या है, इनको हम एक से ही रिप्रेजेंट करते हैं, आर आर से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस वजह से यहाँ पे लिखते हैं 2PQ। तो हमने 2PQ लिखा और फिर हमने इनको क्या कहा कि ये क्या है, ये दो क्यू हैं, तो दो क्यू को हमने लिखा क्यू स्क्वेयर, इसको हमने क्यू स्क्वेयर लिखा। नाउ सी कि अब जो है, अब इसी हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने ये कहा कि ये क्या है, ये पी स्क्वेयर है, प्लस यहाँ पे हमने कहा 0.3 जो है वो किसकी थी, ये वाली, ये पी स्क्वेयर हो गया। अब 2PQ है, 2PQ प्लस यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वेयर है, और ये हमने कहा था कि इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? ओके, अगर यहां तक क्लियर है, नाउ ये हो गई जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि हमने क्या मालूम की है, हमने मालूम की है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने मालूम कर ली है। तो ये समझे कि हमारा हाफ पोर्शन कवर हो गया है। नाउ टुवर्ड्स फिनोटिपिक, सॉरी एलीलिक फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलीलिक फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। अब एलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं कि हम उनको समझें, और वो चीजें क्या हैं, हम हमेशा यही समझते हैं। देखें, लेट्स सपोज कि अगर किसी एक पॉपुलेशन में, यहाँ पे हम दोबारा से इसी को लिखेंगे, आर आर है, यहाँ पे आर आर है, यहाँ पे जो है वो फिर से ये वाला आर है। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एली, इनके इनके हमने कहा कि इनके जीनोटाइप्स कितने हैं, इसमें कितने थे, 400। इसमें ये जीनोटाइप कितने थे, ये 300 थे। ये जीनोटाइप कितने थे, ये 300 थे। बट नाउ सी के एवरी इंडिविजुअल, हर एक के पास जो है हमेशा कितने जो है वो एलील होते हैं, एक जीनोम के दो एलील होते हैं। एक जीनो एक जो है वो जीन के कितने, दो एलील होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें, एक जो है एलील ये है, दूसरी एलील ये है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एलील्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एक जीन के लिए जो है वो हमारे पास क्या है, दो एलील्स मौजूद हैं। तो ये टोटल एलील कितने हुए, ये हमारे पास आ जाते हैं टोटल एलील 800। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो डिफरेंट एलील्स हैं, तो इसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक सिनेरियो ये है, डोमिनेंट है, दूसरा इसमें रिसेसिव है। तो इसमें डोमिनेंट वाले जो होंगे, डोमिनेंट वाले एलील कितने होंगे, ठीक है, तो डोमिनेंट वाले एलील इसमें जो है वो 300 होंगे, और रिसेसिव वाले एलील भी इसमें क्या होंगे, 300 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों होमोजाइगस हैं, तो फिर से हम क्या कहेंगे, ये जो होमोजाइगस है इसको फिर से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 600। क्लियर? तो अब ये ओवरऑल कितने हो गए, 800 ये है, 300 ये, 300 ये, 600 ये है। अब इनको आप क्या करेंगे, 800 प्लस 300 प्लस फिर से 300 प्लस यहाँ पे 600, और ये इक्वल आएगा कितने के, 2000 के। तो जो एलील होते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन में, वो जो है वो डबल होते हैं जीनोटाइप से। और इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इनका जीन पूल है। ये क्या है, ये जीन पूल, इसको हम फिर क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीन पूल। इसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल। ठीक हो गया, ये जो है एक जीन पूल है। फॉर एग्जांपल जीन पूल की एक और भी जो है वो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, तो इट मींस कि आपके पास दो एलील्स हैं,
दो डोमिनेंट जो है वो आपके पास एलील्स हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली के जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं, वो फॉर एग्जांपल 8 हैं। तो आपका जीन पूल फिर क्या बनेगा, हर एक के पास कितने एलील्स होंगे, हर एक के पास जो है वो दो एलील्स होंगे। तो आप कहेंगे कि 8 × 2, तो ये आपके पास क्या आएगा 16। तो आपका जो जीन पूल होगा वो क्या होगा 16। सो द टोटल नंबर ऑफ एलील्स जो है वो क्या कहलाता है, वो जीन पूल कहलाता है। तो ये हमारे पास जीन पूल हो गया। क्लियर, जो कि ऑलमोस्ट डबल होता है फ्रॉम द जीन। अब हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं दोबारा, और इसको समझते हैं कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एज पर फार्मूला, जब हमने कहा था कि नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील्स और टोटल नंबर ऑफ एलील्स एट दैट लुकस इन अ पॉपुलेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं आर, आर है, ठीक है, या हम सिंपली, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम आर आर लिखते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आर हेट्रोजाइगस वाला, और यहाँ पे हम होमोजाइगस वाला। अब इन सब में से हमने फॉर एग्जांपल जो है वो दो चीजें मालूम करनी है, दो के एलिलिक फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। लेट्स सपोज हम करते हैं फर्स्ट जो है वो हम कैपिटल आर की एलिलिक फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो इसके लिए जो है कैपिटल आर की एलिलिक फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम जब फार्मूला लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम इसमें नंबर ऑफ दैट एलील्स, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर के कितने हैं 800 हैं, और फिर यहाँ पे कैपिटल आर के कितने आ रहे हैं, ये आर है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कहा ये भी क्या है, ये आर आर है। कैपिटल आर के 800 ये हैं, 300 ये हैं। तो हम इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 800 प्लस इसके साथ 300, और ये इक्वल टू आएगा, और इसका टोटल नंबर ऑफ एलीज एट दैट लोकेशन इन अ पॉपुलेशन या जीन पूल। तो ये जो है ये कितना है, ये हमने कहा था ये 2000 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1100 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखें, नेक्स्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम जो है वो स्मॉल आर को जो है वो मालूम करते हैं। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को की जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो स्मॉल आर के देखें, तो स्मॉल आर यहाँ पे है, और इसमें 300 ये है, फिर स्मॉल आर जो है वो दोनों यहाँ पे है, और इसमें 600 ये है। अब हम इसमें मालूम करते हैं, तो यहाँ पे जब हम मालूम करते हैं तो फिर से वही बात होगी, यहाँ पे के कितने होंगे, इसका फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ द एलील्स, उसमें क्या होगा कि ये है क्या होगा 300 प्लस जो है उसके क्या आएगा 600, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन 2000। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 900 डिवाइडेड बाई 2000। अब हम अंदाज जो है वो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 0.45। इसका आंसर क्या आता है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, आपका मैथ तेज होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसको जो है वो सॉल्व करें 0.45, और यहाँ पे आंसर क्या आता है 0.55 जो है वो आंसर आता है। अब हम देखते हैं कि ये डोमिनेंट आर जो था उसमें ये उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, रिसेसिव आर की ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। जब हम दोनों को जमा करते हैं, यानी कि आर प्लस आर जब हम जमा करते हैं तो फिर ये क्या इसका आता है, हम कहते हैं कि इसमें क्या आएगा, ये इक्वल टू जो है वो क्या होगा 1 के इक्वल होगा। लाइक कि 0.55 प्लस 0.45 ये इक्वल आएगा 1 के। ये कितने किसके इक्वल आएगा 1 के, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया 1 के। नाउ सी हियर कि यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये आर जो है इसको हमने कहा था इट इज अ पी, और इस आर को हमने कहा था इट इज अ क्यू। एज पर फार्मूला हमने कहा था कि ये भी किसके बराबर होगा 1 के
बराबर होगा। तो हम देखें, हमने यहाँ पे भी प्रूफ किया 1 के बराबर है, यहाँ पे भी हमने प्रूफ किया कि एट द एंड जो है ये क्या होगा, इसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी और ये चेंज नहीं होते और ये हमेशा 1 के बराबर होते, चाहे कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हो चाहे एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो। तो हमने इसको क्या किया, ये 1 के बराबर आ गया। अब इसके इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, जो थ्योरम आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आपको ये वाला याद रहेगा तो आप बहुत ही इजीली इन सारे सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कौन से जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो कि जो है वो अप्लाई होते हैं, आ, उनके उनकी वजह से हार्डी वेनबर्ग जो है वो अप्लाई होता है। तो उसमें जो है वो सबसे पहला जो फैक्टर है, हम समझते हैं सबसे पहला फैक्टर, ठीक है, या वो कंडीशंस, वो फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो कंडीशंस जिसकी बेस पे जो है ये हार्डी वेनबर्ग थ्योरम अप्लाई होता है। नंबर 1, पहला है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मस्ट बी, हम कहते हैं मस्ट बी, लाजमी तौर पे मस्ट बी, नंबर 1 कि ये रैंडम होनी चाहिए, ठीक है, रैंडम होनी चाहिए, और दूसरा ये क्या होनी चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन मस्ट बी रैंडम, नॉन रैंडम नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअल मस्ट बी जो है वो, रिप्रोडक्शन मस्ट बी सेक्सुअल एंड रैंडम, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या कहते हैं कि देयर मस्ट नॉट बी, मस्ट नॉट म्यूटेशन, म्यूटेशन ना हो। अगर म्यूटेशन हो गई तो म्यूटेशन की वजह से पॉपुलेशन जो है वो नॉन रैंडम भी हो सकती है और एसेक्सुअल की तरफ भी जा सकती है। सो देयर मस्ट नॉट बी अ म्यूटेशन। नंबर 3, कोई जीन फ्लो नहीं, मस्ट नॉट बी जीन फ्लो, मस्ट नॉट जीन फ्लो। अब जीन फ्लो का क्या मतलब होता है, जीन फ्लो का मतलब है कि ना तो माइग्रेशन होनी चाहिए, ना ही इमिग्रेशन होनी चाहिए, ना ही माइग्रेशन ना ही इमिग्रेशन होनी चाहिए। माइग्रेशन का क्या मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ से पॉपुलेशन से कोई चीज जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, आउट नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई चीज जो है वो अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये क्या कर सकती हैं, इन दोनों कंडीशंस की वजह से रैंडम रिप्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, और इस इनकी वजह से म्यूटेशन भी काज हो सकती है। सो देयर मस्ट नॉट बी ए माइग्रेशन नॉर बी इमिग्रेशन। नंबर 4, मस्ट बी अ लार्ज पॉपुलेशन। अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी, ठीक है, बड़ी पॉपुलेशन होगी, तो ये बड़ी पॉपुलेशन हमें क्या करवाएगी, इसमें जो है वो रैंडम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो देयर मस्ट बी अ लार्ज पॉपुलेशन। क्लियर। एंड लास्ट इसमें हम देखते हैं, फिफ्थ जो है वो क्या होगा, वो होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। देयर मस्ट नॉट बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि बाई चांस जो है जब, ठीक है, बाई चांस, जब बाई चांस जो है वो कोई चेंज आ जाए, एलीलिक चेंज आ सकता है, ठीक है, तो बाई चांस भी एलीलिक चेंज जो है वो नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिजास्टर हो गया, कोई दूसरा इफेक्ट हो गया, डिसऑर्डर हो गया, व्हाट एवर म्यूटेशन हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से ये चेंज नहीं होना चाहिए। सो दीज ऑल कंडीशन इफ आर ओके, देन द हार्डी वेनबर्ग थ्योरम विल बी अप्लाइड। क्लियर। सो ये जो है
ये हमारा जो है वो हार्डी-वेनबर्ग का थ्योरम था। होप सो कि अब आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और अब आप हार्डी-वेनबर्ग का थ्योरम को बहुत ईज़िली समझ गए होंगे और आप अपने न्यूमेरिकल्स को ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। स्कोर बायोस्कोर के साथ रहिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स और इसी तरह के अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।